आइए, आ जाइए। आज आपको क्वेश्चन कराना है इस चैप्टर का, ठीक है। और किसी को कोई समस्या हो पूरे चैप्टर में बताइए यार। इसके बाद अगली बार बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट होगा मंडे से। बायोमॉलिक्यूल नहीं बताया गया अभी ना? ठीक, बायोमॉलिक्यूल पढ़ाया जाएगा। इसमें देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, आता भी इससे बहुत ज्यादा है। तो इसमें आप एक एक करके बताते जाइए, समझते जाइए इसको। जो क्वेश्चन नहीं आया बताइए यहीं पर। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, a transcription unit in the DNA is defined primarily by the 3 regions in the DNA and these are with respect to the upstream and downstream end। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये बताइए इसका आंसर। ये बोल रहा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आप जानते हैं 3 पार्ट होते हैं, उसमें एक अपस्ट्रीम पार्ट है, एक डाउनस्ट्रीम पार्ट होता है। तो सबके नाम बता दीजिए, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस से बताना है, क्योंकि अपस्ट्रीम पहले लिखा इसने, अपस्ट्रीम पहले है। तो अपस्ट्रीम वाला कौन सा पार्ट होता है? अपस्ट्रीम कौन सा पार्ट है उसमें? प्रमोटर। डाउनस्ट्रीम क्या है? टर्मिनेटर। बीच में क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। समझ में आ रहा ना? ये पढ़ के नहीं आया इसका मतलब। ये बताइए, लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। ये सब बुक का क्वेश्चन है, देखते रहिए। इसमें देखना है कितने क्वेश्चन बुक से हैं, ज्यादातर आपको बुक से मिलेंगे, ठीक है। बताइए इसका। क्वेश्चन समझा दें एक बार। इतना इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं है, इसको हमको समझाना पड़े। लिखा है द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिस मीडियम में ग्रोथ करता है, उस मीडियम में जो लैक्टोज है वो ट्रांसपोर्टेड टू द सेल, सेल में ट्रांसपोर्ट होता है। किस सेल में? बैक्टीरिया में। बाय द एक्शन ऑफ, किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? लैक्टोज किसके द्वारा सेल में ट्रांसपोर्ट होता है? परमेज एंजाइम। समझ में आया? ये मैच कराइए। जेनेटिक कोड ग्रिफिथ किससे मैच करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। और जैकब एंड मोनेट ने क्या दिया था? लैकोप्रोन। खुराना ने क्या दिया था? जेनेटिक कोड दिया था, ठीक है। और सेमी कंजर्वेटिव किसका है? मिचेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट है वो। समझ में आया? ये मैच हो गया। आगे देखिए इस क्वेश्चन को बताइए। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इकोलाई, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन द इकोलाई। इकोलाई में जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, उसमें आपको सही स्टेटमेंट बताना है। डीएनए रेप्लिकेशन से संबंधित है। जल्दी बताइए इसका आंसर। सेकंड, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन द 5 to 3 एज वेल एज द 3 to 5 डायरेक्शन। पहले ये समझिए कि रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? डीएनए पॉलीमरेज। उसका दूसरा नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज नहीं है, तो जहां आरएनए पॉलीमरेज वाला ऑप्शन है वो सब हट जाएगा। अरे भाई पूछ रहा है कि रेप्लिकेशन डीएनए में एंजाइम बताइए। ये आरएनए पॉलीमरेज, ये तो गलत हो गया, ठीक है बच्चे। ये सारे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए, ये सब तीनों में से छांटना है। अब बोल रहा है कैटलाइज इज द 5 to 3। किस डायरेक्शन में वो कैटलाइज करता है वो एंजाइम? 5 to 3 केवल, 3 to 5 कैटलाइज नहीं करता कभी ना। 3 से 5 की तरफ नहीं चलता वो एंजाइम। तो तीसरा ऑप्शन सही है कि नहीं सही है? आइए, थर्ड ऑप्शन सही है। समझ में आया? आ जाइए इसको बताइए। करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए। अच्छा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का मतलब, इसका मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज।
डीएनए पे डिपेंड है आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज का दूसरा नाम है। जो डीएनए से आरएनए बनाता है उसी का तो ये नाम है। इसीलिए कहते हैं जब पढ़ाया जाए तो ध्यान से समझिए, उस समय तो समझते नहीं है। ये आरएनए पॉलीमरेज का दूसरा नाम है। अब बताइए, आरएनए पॉलीमरेज है विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टेम्पलेट। एक टेम्पलेट दिया है, ये वाला ये टेम्पलेट है, इसका प्रोडक्ट बताइए। अब प्रोडक्ट का मतलब ये टेम्पलेट से डीएनए भी बन सकता है और आरएनए। आपको क्या बनवाना है? आरएनए, क्योंकि आरएनए लिखा ना, एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज है ना। इससे कौन सा आरएनए बनेगा? इस टेम्पलेट से कौन सा आरएनए बनेगा? उस टेम्पलेट से कौन सा आरएनए बनेगा? आज मैंने कहा था क्वेश्चन कराएंगे और आज लोग गायब हो लिए। थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरी से कहीं ज्यादा। ठीक है, इसमें इतना सोचना नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं। इससे आरएनए नहीं बना सकते हैं। बताइए टी के सामने क्या आएगा? एक चीज ध्यान रखना, 3 है ना ये, तो 3 के सामने 5 लगेगा, 5 से 3 बनेगा। ये सही है, सीक्वेंस सही है, पोलैरिटी। अब बताइए टी के सामने क्या लगेगा? ए लगेगा ना, ये सब में है। ए के सामने यू लगेगा, सभी यहां देखिए यू है, इसमें नहीं, ये थर्ड ऑप्शन हट गया। और सी के प्लेस पर क्या आना चाहिए? जी आना चाहिए। जी कहां गया? यहां पर है। ठीक है, इसमें भी जी है। और इसके बाद में ए के प्लेस पर क्या आना चाहिए? यू। यू कहां गया? ये है, देखिए ये। ठीक है, इसमें यू है ना, यू सभी में है, तीनों में है यू, देखते रहिएगा। ए यू जी, ए यू जी, ए यू जी, यू ए, यहां तक सभी में सेम है, चेंज यहां से है। हाँ, तो यहां पर डबल सी ये वाला ऑप्शन रहेगा। डबल सी कहां गया? पहला भी नहीं रहेगा, पहला भी हट जाएगा। थर्ड और फोर्थ में से मैच कराइए। अब थर्ड और फोर्थ में से इसी का कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे। हाँ, वो मैं, आप देख लीजिएगा कौन सा होगा, मैं तो ऐसे रफली बता रहा हूं आपको। ठीक है, हो जाएगा ना ये? ठीक, बढ़ जाइए आगे, इसको बताइए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। बैक्टीरिया में एक ही आरएनए पॉलीमरेज सारा काम करता है, और यूकैरियोट में अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, 1 2 3 अलग अलग आरएनए बनाते हैं। तो थर्ड वाला क्या करता है? एसएनआरएनए टीआरएनए बनाएगा। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बंद कब होता है? रो फैक्टर। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स, काटता कौन है एक्सॉन्स को? हाँ, एसएनआरपी। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, सॉरी एसएनआरएनपी है, ये राइबोसोम के साथ प्रोटीन का एसोसिएशन है। टाटा बॉक्स कहां होता है? ये शायद बुक में नहीं दिया है, या नहीं है ना, नई में देखिएगा, शायद अगर होगा तो होगा। टाटा बॉक्स मैंने आपको बताया था, समझ लीजिए, देखिए नोट कर लीजिएगा। एक है टाटा बॉक्स, आपको मिलेगा इन यूकैरियोट्स। कहां मिलेगा ये? यूकैरियोट्स में मिलता है। ठीक है, और एक है प्रेब्नो बॉक्स, प्रेब्नो बॉक्स, ये मिलेगा आपको प्रोकैरियोट में। दोनों चीजें क्या हैं? ये एक्चुअली में, जैसे ये आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यहां पर ये क्या है? प्रमोटर, ये जगह है प्रमोटर। ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल जीन है, और ये क्या है? टर्मिनेटर है। ठीक, प्रमोटर है। इसमें कुछ सीक्वेंस ऐसी होती हैं जो आरएनए पॉलीमरेज को अटैच कराने में मदद करती हैं। वही सीक्वेंस क्या है? टाटा बॉक्स और प्रेब्नो बॉक्स है। ये सीक्वेंस का नाम है। प्रोकैरियोट में उसको टाटा बॉक्स बोलते हैं, यूकैरियोट में क्या बोलते हैं? प्रेब्नो। कहां लगी होती हैं? प्रमोटर के अंदर होती हैं। क्या करती हैं? आरएनए पॉलीमरेज को अटैच कराने में मदद करती हैं, क्योंकि पॉलीमरेज यहीं पर आकर के अटैच करता है प्रमोटर पर, ये सीक्वेंस की वजह से। बाकी सिग्मा फैक्टर तो होता ही है, वो तो अलग चीज है, वो भी बाइंड कराने में मदद करता। तो आंसर होगा इसका, कहां मिलता है? ये प्रमोटर के अंदर की सीक्वेंस है। समझ में आ रहा है? बढ़ जाए आगे, आगे इसको बताइए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग,
अलेक्स जेफरी ने डिस्कवर किया था। न्यूमोकोकस ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट में जो बैक्टीरिया लिया गया था उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस था, उसका एक नाम और बताया था न्यूमोकोकस, बताया था ना। वो न्यूमोकोकस वही है, किससे मैच करेगा? ग्रिफिथ से। ई कोलाई क्या है? ई कोलाई कहाँ यूज किया गया था? मिचेल्सन स्टॉल ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। और बैक्टीरियोफाज किसने यूज किया था? हर्शी एंड चेस ने किया था ना बैक्टीरियोफाज। ठीक है, अभी तक कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, देखते रहिएगा। आइडेंटिफाइड द करेक्ट जेनेटिक कोडॉन के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। कोडॉन की प्रॉपर्टी समझी थी आपने। एयूजी इनिशिएटिंग कोडॉन है और साथ में ग्लाइसिन को भी कोड करता है। ये गलत है, वो ग्लाइसिन नहीं करता है, मेथियोनाइन करता है। इनिशिएटिंग तो है, रॉन्ग हो गया पहला। ठीक, यूएए कोड फॉर द टायरोसिन, तो ये यूएए स्टॉप कोडॉन है। क्या है ये स्टॉप का नाम है, ये किसी चीज को कोड नहीं करता है, ये भी रॉन्ग हो गया। द कोडॉन आर मोस्टली यूनिवर्सल, ये सही है, यूनिवर्सल होते हैं। यूएजी टर्मिनेटिंग कोडॉन, ये भी सही है। तो आंसर हुआ सी और डी। सी और डी कहां है? अब सी डी ई भी देखते हैं, ई और बचा हुआ है। मोर देन वन कोडॉन कोड फॉर ए सिंगल, ये भी सही है। ये डी जनरेट प्रॉपर्टी है, कौन सी वाली है? कोडॉन इज डी जनरेट इन नेचर, सी डी। ये बताइए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड का फीचर बताना है। नॉट है, कौन सा नहीं है फीचर? आंसर बताइए, इसमें से कौन सा होगा? बड़ा तुम लेट हो जाते हो कहां? घूमने तो नहीं लग जाते हैं कहीं? बताइए इसमें कौन सा होगा? तीसरा नहीं है आंसर में। कोडॉन में कोई पंक्चुएशन नहीं होता, नो पंक्चुएशन, कोई कॉमा नहीं है। इसमें लिखा है लेकिन नहीं होता ना, तो ये रॉन्ग हो गया ना। कोडॉन है, ये रॉन्ग लिखा है, नॉट हैव लिखना चाहिए। ठीक है, डू नॉट। अरे लोग क्लिक कर दें, कौन सा वाला? थर्ड है ना, तो थर्ड पर कहां गया थर्ड? लो, जब इसमें आपने आईडी होती तो ये आंसर भी देता, आईडी नहीं है ना इसमें, ईमेल आईडी पर थी। कोई बात नहीं, अगली बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आप मोबाइल में देख सकते हो, मोबाइल में है सब, ये आपके पास मिलेगा। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज्ड टू इलस्ट्रेट द डबल हेलिकल मॉडल? डबल हेलिकल मॉडल टेक्निक में क्या चीज थी? इसमें से क्या, कौन सा टेक्निक यूज किया गया था वाटसन क्रिक ने? अरे डबल हेलिकल मॉडल जो दिया गया था, किस टेक्निक का यूज किया गया था उसमें? बताइए। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक थी ना। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से सहारा लिया गया था, तब बताया गया था डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स नेचर का होता है। ठीक है, ये एक पेज फिनिश हुआ जाकर के। अब ये जान लीजिए कितने 10 से 12 क्वेश्चन कम से कम यहां से चैप्टर से। ठीक, बताइए इसको। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल टेलर ने कौन सा एक्सपेरिमेंट? विसिया फावा यूज किया था ना, फावा बीन उसका नाम था। मिचेल्सन स्टॉल ने प्रोकैरियोट लिया था बैक्टीरिया, इन्होंने यूकैरियोट पर एक्सपेरिमेंट किया था। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए एप्लीकेशन को किसमें सिद्ध किया था? यूकैरियोट में। ये यूकैरियोट है, विसिया फावा। लैक ओपरन में आई जीन क्या? आई जीन का मतलब आई क्या बनाता है? इंड्यूसर नहीं है, यही तो गलत हो जाएगा। आई इनहिबिटरी जीन है वो। आई क्या बनाती है? इंड्यूसर नहीं, इंड्यूसर तो है लैक्टोज। इंड्यूसर है लैक्टोज, लैक्टोज जुड़ता है तो ओपरन चालू हो जाता है। आई का मतलब इनहिबिटरी, उससे एक प्रोटीन बनती है, वो रिप्रेसर प्रोटीन उसका नाम होता है। क्या प्रोटीन का नाम है? रिप्रेसर। यही गलत होता है आंसर, देख लीजिए एक बार, बुक में साफ साफ लिखा भी हुआ, रिप्रेसर प्रोटीन लिखा ना, डायग्राम में ऊपर देखिए, रिप्रेसर बनाता है वो। और आई क्यों बोलते हैं? क्योंकि आई का मतलब इनहिबिटरी जीन है, वो ओपरन बंद करेगी। ठीक है, इनएक्टिव कर देती है। ये बताइए, प्रोकैरियोट में जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक, उससे संबंधित स्टेटमेंट बताना आपको दो। इन प्रोकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज कैपेबल ऑफ
कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या चीज कैटेलाइज करता है? इलोंगेशन को कैटेलाइज करता है कि नहीं? हाँ, क्यों? अरे 3 स्टेप, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, इलोंगेशन कौन करता है? इलोंगेशन का मतलब आगे बढ़ाना, डीएनए से आरएनए बनाना होता है ना, तो मेन पार्ट तो इलोंगेशन ही तो है। तो इलोंगेशन कराता है कि नहीं कराता? कराता है। कोई समस्या है इसमें ना? भाई डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का इलोंगेशन कराता है, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को इलोंगेट कराएगा, ये सही है। आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएटेड विद द रो फैक्टर टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर, अच्छा इसका मतलब बताइए, ट्रांजिशनली का मतलब क्या है? आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिशनली टू द रो फैक्टर। रो की जगह सिग्मा कर दें, कोई बात नहीं है, तो आंसर सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ट्रांजिशनली का मतलब क्या है? टेम्पोररी। रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से टेम्पोररी जुड़ता है, जुड़ गया, पॉलीमरेज प्रमोटर पर बैठ गया, जैसे पॉलीमरेज आगे बढ़ जाएगा तो रो फैक्टर वहां से हट जाएगा। केवल उसका मकसद क्या है? पॉलीमरेज को बैठाना। जब वो बैठ जाएगा प्रमोटर पर तो उसका काम खत्म, वो तुरंत हट जाएगा। तो ये टेम्पोररी अटैच करता है। ट्रांजिशनली का मतलब थोड़े समय के लिए, परमानेंट अटैचमेंट नहीं है इसका। समझ में आ रहा है? तो हो गया इसमें स्टेटमेंट, जाने कौन सा सही है इसमें से? आपका फर्स्ट सही है केवल। ठीक, इसको बताइए। पहला सही है कि पहला और दूसरा दोनों सही है? चड वाई। हाँ, पहला सही है कि दोनों सही है? बताइए आंसर। दूसरा सही है कि नहीं सही है? पहला सही है, समझ में आता सबको ना? दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है दूसरा? आंसर बताइए कोई। समझिए, इसको बोल रहा है इन एडिशन टू द लैक्टोज, लैक्टोज के अलावा, लैक्टोज के अलावा ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन आल्सो इंड्यूस द लैकोप्रोन, लैकोप्रोन को चालू कर सकते हैं। तो लैक्टोज तो चालू करता ही है, लैक्टोज जैसे जुड़ेगा रिप्रेसर से तुरंत ओपरन चालू हो जाएगा। क्या इसके अलावा ग्लूकोज गैलेक्टोज भी चालू कर सकते हैं? नहीं, वो लैक्टोज ही है जो चालू करता, ग्लूकोज गैलेक्टोज लैकोप्रोन को ऑन नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, हाँ, केवल लैक्टोज होता है इंड्यूसर। ये बताइए। हाँ, पहला सही है। बताओ जी, फर्स्ट वाला क्या है, इसके बारे में बताइए। अच्छा, कोई मीनिंग बताइए, इसका मीनिंग क्या है? ये क्या बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में? हाँ, क्या कह रहे हैं? जोर से बोलिए। यूकैरियोट में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, यहां तक सही है, 3 टाइप के होते हैं। आगे बोल रहा है इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेली, और इसका मतलब बताइए आगे वाली लाइन का। 3 आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियस में होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में तो रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस में चलता है, और 3 होते भी हैं यूकैरियोट में। आगे वाली लाइन का मतलब इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेली, ये क्या मतलब है? अच्छा, इन एडिशन का मतलब क्या होता है? उसके अतिरिक्त। इन एडिशन का मतलब उसके अलावा। आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल, मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज सेल ऑर्गेनेल्स में होता है, ऑर्गेनेल का मतलब सेल ऑर्गेनेल्स में, उसके अलावा न्यूक्लियस में 3 होते हैं। तो क्या न्यूक्लियस के अलावा भी कहीं आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलता है? ट्रांसक्रिप्शन कहीं और भी होता है क्या? नहीं होता है। न्यूक्लियस के अलावा ट्रांसक्रिप्शन कहीं और नहीं होता है।
अरे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद अपनी प्रोटीन बनती है, अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेमी ऑटोनोमस है, अपनी प्रोटीन बना लेते हैं। तो प्रोटीन कैसे बनेगा बिना आरएनए के, इसका मतलब आरएनए भी बनता है उनके अंदर, उनके अंदर अपना डीएनए है, उनका डीएनए सर्कुलर होता है, लीनियर नहीं है, सर्कुलर डीएनए है, जैसे बैक्टीरिया का डीएनए होता है। समझ में आया? लेकिन ध्यान रखना, उनके अंदर में 3 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज नहीं मिलेगा देखने को, एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज, वही सारा काम कर देगा, सारे तरीके के आरएनए बना देगा वही, क्योंकि वो प्रोकैरियोट वाला होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम बताइए कौन सा वाला होता है, 70S की 80S? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम अंदर होता है, वो 70S वाला होता है कि 80S वाला होता है? सेल वाले चैप्टर में बताया था 70S होता है। प्रोकैरियोट समझिए उसको। डीएनए कैसा होता है, लीनियर नहीं है, 2 मीटर वाला डीएनए नहीं है, सर्कुलर है, जैसे बैक्टीरिया का डीएनए है। तो सारी प्रॉपर्टी बैक्टीरिया वाली है, तो ये भी तो बैक्टीरिया वाला चलेगा, एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होगा उसमें। समझ में आया? All the 3 RNA polymerase in the eukaryotic nucleus have different role, ये भी सही है, 3 अलग अलग रोल होते हैं उनके, ठीक, सब अलग अलग टाइप का आरएनए बनाते हैं। यहां तक हो गया ये बताइए हिस्टोन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होती हैं, एसिडिक नहीं होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम डीएनए जो रैप करता है, जब डीएनए रैप करेगा किसके चारों तरफ, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ, पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन जानते हैं, यूक्रोमेटिन बताइए क्या है, डेंसली पैक्ड है कि लूजली पैक्ड है? यूक्रोमेटिन लूजली है, सेंटर में होता है, बाहर की साइड में टाइटली पैक क्रोमेटिन होता है, उसको यूक्रोमेटिन हेटेरो बोलते हैं। समझ में आ रहा है? मैच हो जाएगा अभी। उसको बताइए, ये लाइन बुक में सीधी सीधी लिखी गई है, यही लाइन ही तो लिखी गई है, बताया था आपको। अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल का मतलब, इसका मतलब क्या है, इसलिए बुक को पढ़ना जरूरी है, ये वर्ड जो है बुक में दिया है। ऐसा प्रूफ जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना हो, ऐसे प्रूफ को क्या बोलते हैं, अनइक्विवोकल प्रूफ, जिसके ऊपर बाद में कोई बातचीत नहीं की जाए, ऐसा सबूत। तो ये ऐसा सबूत जो है जेनेटिक मटेरियल के बारे में किसने दिया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, एकदम फाइनल प्रूफ किसने दिया था, हर्षे चेस ने दिया था ना, फाइनल प्रूफ को ही बोलते हैं अनइक्विवोकल प्रूफ। तो ये आपका हर्षे चेस एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता लगता है, ये लिखा गया लाइन। जो क्वेश्चन में आपको समस्या हो कि ये नहीं है, तो आज मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ बताइए इसका एटीएस रिफर्स टू, एटीएस क्या होता है, ये कल बताया था आपको। जीनोम सीक्वेंसिंग 2 तरीके से की जाती है, सीक्वेंस एनोटेशन और एटीएस। एटीएस में क्या चीज करते हैं, केवल उस पार्ट को हम सीक्वेंस करेंगे जिससे कुछ बनता है, एक्सॉन वाला, मतलब जिससे आरएनए बनता है, कोडिंग पार्ट। अब बताइए सेकंड वाला, ऑल द जीन्स दैट एक्सप्रेस्ड एज द आरएनए, जो जीन से आरएनए बन सकता है उसी जीन की क्या करेंगे, केवल सीक्वेंसिंग करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, एक्सप्रेसिंग पार्ट को ही सीक्वेंस किया जाता है। समझ में आया? ठीक, कुछ बता नहीं रहे हो तुम जी, आता नहीं है कुछ, बताइए कुछ कम से कम अच्छा लगे। ये बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द यूकैरियोट? यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का रोल क्या है? अभी आया था क्वेश्चन एक बार, अभी आज टी आरएनए और एसएन आरएनए बनाएगा, कहां गया वो, ये वाला है, ठीक है। अभी तक एक क्वेश्चन अलग था आपके पास, स्टार्टर बॉक्स शायद बुक में नहीं दिया है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है जो कहीं अलग से है, ठीक है, सब बुक में से। बताइए कितनी, सीधा सीधा सवाल, कितने डिफरेंट टाइप की प्रोटीन राइबोसोम के अंदर होती है, कितनी प्रोटीन राइबोसोम में होती है? 20 नहीं होती है, वो तो अमीनो एसिड बता रहे हैं आप 20, राइबोसोम में 80 प्रोटीन होती हैं। और आरएनए कौन सा वाला होता है राइबोसोम के अंदर,
नहीं, ऐसा नहीं है, RNA है। SNRNA तो वो जो अलग चीज करता है, स्प्लाइसिंग की करता है, कट वाला, ठीक है। जो स्प्लाइसिंग करेगा वो SNRNA। 80 प्रोटीन लगभग होती हैं। आइए, अगली बार बायोमोलिक्यूल। अब सब लोग आगे ना बायोमोलिक्यूल पढ़ के आएंगे, मंडे से चलेगा, ठीक। थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला है उसमें टॉपिक, पढ़ के आएंगे, जल्दी से खत्म करना उसको हमको। ये बताइए, प्रोकैरियोट में पॉजिटिवली चार्ज DNA इज हेल्ड विद द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन ए रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये लाइन सही है? अरे कोई तो बता दो कम से कम, सही है कि नहीं सही है, पहली लाइन बताइए। सही है ये लाइन? हाँ, अच्छा गलत है तो क्या गलत है ये बताइए। इसमें क्या चीज गलत है? प्रोकैरियोट में पॉजिटिवली चार्ज DNA गलत है ये। चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट, DNA कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, इसको नेगेटिवली होता है। और यहां अगर ये पॉजिटिवली लिखता तो आंसर सही था, यहां लिखता नेगेटिव चार्ज, वहां लिखता पॉजिटिव चार्ज, तब आंसर हो जाता सही। भाई न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड वो जगह का नाम है जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट में रहता है, ठीक है। लाइन पूरी सही है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव का झंझट गलत कर दिया इसने। आगे बताइए, दूसरा वाला, सेकंड वाला लाइन। बताएंगे इस लाइन का? सही है दूसरा वाला, बहुत अच्छा, कम से कम सोच के बताया, सही है। सही है, बहुत बढ़िया, सही है भाई, सही है। चलिए और बताइए, जीन ए, ये तो बहुत आसान चीज है। ZY, जीन में Z क्या करती है, Y क्या करती है? ZY, I क्या करती है? I से बनता है रिप्रेसर। क्या बनता है? रिप्रेसर। रिप्रेसर दिया है कहीं? दिया है, बनता है ना? बाकी आ रहा है समझ में? बीटा गैलेक्टोसाइडेज Z से बनता है, ठीक। बड़ा सा हल्ला कर रहे हैं बगल में। ये बताइए, विच इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर। बंद कर दीजिए उसको थोड़ा सा। कौन सा इसमें से क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? प्रोब नहीं होता। YAC का पूरा नाम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC बैक्टीरियल, PBR322 बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे इसको। कहां? बायोटेक्नोलॉजी में। PBR322 आर्टिफिशियल वेक्टर होता है, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर सब वेक्टर है। अच्छा ये क्या देते हैं? OMR फिर से? अब तक OMR नहीं था क्या? अच्छा ऐड, वो तो मैं भी जान रहा हूँ ऐड है। वो ऐड देख रहा था कौन सा लिखा आपकी बार OMR। तो OMR पर तो एग्जाम होता ही हर बार। अच्छा ये बताइए, कोई बात नहीं। स्टेटमेंट 1-2, RNA म्यूटेट एट द फास्टर रेट। RNA में म्यूटेशन फास्ट होता है, सही है। वायरस हैविंग द RNA जीनोम, वायरस में, कुछ वायरस में RNA कुछ में DNA, जिसमें RNA होता है हैव शॉर्टर लाइफ स्पेन, म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। वायरस में RNA है और वायरस में क्या है, लाइफ साइकिल छोटी होती है, जिसकी वजह से इवोल्यूशन फास्ट होता है। नया नया वैरायटी स्ट्रेन वायरस का आता रहता है ना, वायरस में नए नए स्ट्रेन आते रहते हैं। बताइए सही है दूसरा वाला? सही है भी। इवोल्यूशन फास्ट होता है, जानते हैं क्यों? जिसका लाइफ साइकिल छोटा होगा उसका, उसमें जल्दी जल्दी विकास होगा, क्योंकि अगली जनरेशन तुरंत आएगा, फिर उसकी अगली जनरेशन तुरंत आएगा। और जिसका जनरेशन टाइम लंबा होता है तो अगली जनरेशन आने में बहुत समय लगता है। समझ में आया? तो दोनों सही है। ये बताइए,
हाँ, इसका आप आंसर बताएंगे। इसका आपको ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू द कोडिंग स्ट्रैंड। ये कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है। किसका है? कोडिंग का है। नहीं सॉरी, ये बोल रहा है यहां पर कि आपको बताना है इस चारों में से कौन सी सीक्वेंस जो है कोडिंग स्ट्रैंड के करस्पॉन्डिंग में है। इफ द सीक्वेंस ऑफ mRNA इज एज फॉलो। ये सीक्वेंस किसका है? mRNA का सीक्वेंस है। अब आपको सीक्वेंस किसका बताना है? कोडिंग का। mRNA का सीक्वेंस दे दिया है उसने, आपको बताना है कोडिंग। तो देखिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में दो स्टैंड होते हैं, एक है टेम्पलेट और एक क्या है? कोडिंग। ठीक है, कॉपी कौन सा वाला होता है इसमें से? कॉपी कौन सा वाला होके आता है? मैसेंजर आरएनए किससे बनता है? इससे। यहां पर अगर AUG लगा है, सॉरी यू तो लगेगा नहीं, डीएनए है, क्या लगेगा? टी। ठीक है, और सी लगा है तो आरएनए में क्या जाएगा? यू जाएगा। ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी और सी के सामने जी, आरएनए में बनेगा। समझ में आ रहा है? तो उसने आरएनए दे दिया, उसने क्वेश्चन में दिया कि आपका जो आरएनए है उसकी सीक्वेंस ये है। अब आप टेम्पलेट की नहीं पूछ रहा है, टेम्पलेट नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा कोडिंग बताइए। अच्छा, इससे अगर टेम्पलेट बनाना हो तो कौन सी सीक्वेंस जाएगी बताइए? मैसेंजर आरएनए है, इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस बताएंगे। टेम्पलेट डीएनए होगा कि नहीं होगा? टेम्पलेट का मतलब डीएनए। ए के सामने क्या लगेगा? टी, एक के सामने ए, ठीक है, जी के सामने सी, जी लग गया और ये सी हो गया और ये ए है तो यहां टी जाएगा। समझ में आ रहा है? ये ऐसे आगे बढ़ती, ये डीएनए का ही टेम्पलेट वाले की मैं बता रहा हूं, लेकिन पूछ रहा है कोडिंग वाले का बताइए, नीचे वाले का। तो अगर आप इसके हिसाब से टेम्पलेट का अगर आपने बना लिया तो फिर टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग होता है। टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कोडिंग होता है ना। समझ में आ रहा है? तो इतना झंझट करने से अच्छा क्या है, आपकी बुक में ये भी लिखा है ना कि जो सीक्वेंस इसमें है वही मैसेंजर आरएनए की होती है। ये लिखा है लाइन ना, जो सीक्वेंस कोडिंग की है वही सीक्वेंस किसकी होती है? आपके मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस होती है। अंतर कहां आता है? अगर यहाँ टी है तो यहां पर टी नहीं लगेगा, बस यही अंतर आ जाएगा। यहां यू लगेगा, यहां यू रहेगा टी के स्थान पर। बाकी जो सीक्वेंस कोडिंग की है वही इसकी होती है, क्योंकि जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, तो ये और ये सेम हो गए, ये और ये। अब बना के देख लीजिए, नहीं आता है तो बना के देख लीजिए। देखिए, आपको एक बता देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देके। ये है टेम्पलेट और ये है कोडिंग। ठीक है, टेम्पलेट में ये ATC ATTA, ठीक है। कोडिंग में क्या रहेगा? T रहेगा, A रहेगा, G रहेगा, T और AAT। इतना समझ में आ रहा ना? ये कॉम्प्लीमेंट्री। अब बताइए आरएनए किससे बनता है? टेम्पलेट से। इसका अपोजिट निकालिए आरएनए के लिए। आरएनए में जाएगा U, A के सामने क्या जाएगा? T नहीं जाएगा, U जाएगा। T के सामने A, G और A के सामने U हो गया, AAU। ठीक है, ये हो गया, ये है आरएनए। अब ये आप गौर से देखेंगे, जो सीक्वेंस यहां है वही यहां पर है कि नहीं है? ये और ये सेम है कि नहीं है बताइए? अंतर कहां है? डीएनए है ये, तो डीएनए में तो टी लगेगा, लेकिन आरएनए में यू लगना चाहिए ना। तो टी और यू को छोड़ दीजिए तो बाकी तो सब सेम ही है। जहां टी है वहां यहां यू रहेगा, सेम सीक्वेंस होती है। अंतर क्या आता है? टी के स्थान पर आरएनए में यू लिखा जाता है। ठीक है, बाकी कोडिंग का जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस। यहां देखिए डबल ए है, डबल ए यहां पर भी है, जी है तो जी है, ए है तो ए है। अंतर कहां आया? टी के स्थान पर यू आता, बस। तो इससे ये दिया था आपको आरएनए, क्या दिया था? आरएनए पूछा गया था कोडिंग, तो सेम रहेगा, सेम। अंतर क्या आएगा? आरएनए में यू है तो जब डीएनए, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए का होता है, तो उसमें आप यू की जगह सबकी जगह टी कर देंगे। जहां जहां यू है वहां क्या कर देंगे? टी। ठीक है, क्योंकि वो
डीएनए में टी रहता है इसके स्थान पर, बाकी सब सेम हो गया। तो देखिए आंसर कौन सा हो गया, ATCG, जो मैच करेगा ये वाला, जो भी ATCG। अरे पूरा मिला लीजिए, ए हो गया, टी हो गया, सी हो गया, जी हो गया, ए हो गया। टी के स्थान पर यू है यहाँ पर, और यहाँ क्या आया, टी आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए ना, डीएनए बन रहा है। और ये नहीं सही हो रहा है, ये वाला मिलाइए। ये आरएनए था, ठीक है, यहाँ टी आ जाएगा, CGA टी, एक एक करके मिलाना पड़ता, समस्या ये है। शायद ये होगा, हमको लगता है दोनों में से एक होगा, मिला के आप देख लीजिएगा, मैच करा दीजिएगा इत्मीनान से। ठीक है, ये टी के प्लेस पर आपको यू के प्लेस पर टी लगा करके वही सेम जो आंसर आएगा वो आप चेक कर लेंगे। हाँ, किस में कहा, यू को टी में आरएनए था ना, आपको डीएनए बनाना, तो यू के स्थान पर टी लगा करके जो आंसर रहेगा वही आंसर हो जाएगा। इन दोनों में से एक आंसर जाएगा, आप मिलाइएगा इत्मीनान से। ठीक है, हाँ एक चीज देखिए, ये भी देखना, ये 3 है, एक चीज ये भी देखना है, ये 5 है। ठीक है, तो आरएनए है, तो सुनिए ध्यान से, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है, टेम्पलेट होता है 3 और ये होता है 5, होता है ना। आरएनए बनता है तो इसको कॉपी करके बनेगा, तो आरएनए में सामने क्या आएगा, 5। इसका मतलब कोडिंग में सामने 5 रहना चाहिए, कोडिंग में सामने 5, तो 5 आंसर ये है। ठीक है, 3 नहीं रहेगा, क्योंकि कोडिंग स्टैंड है ना, कोडिंग स्टैंड में सामने क्या है, 5 है, इधर होता भी है। ठीक, ये सही आंसर। ये बताइए, आपको लास्ट क्रोमोसोम 21 सॉरी फर्स्ट नंबर पहला क्रोमोसोम सबसे लास्ट में किस सन में खोजा गया, ये किस सन में सीक्वेंस किया गया, 2006। अरे 6 में है, 3 में तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बंद हो गया था, पूरी तरीके से नहीं हुआ था, कंप्लीट था। 2006 में सबसे लास्ट वाला 1 खोजा गया। ये बताइए, आ रहा समझ में, आ रहा बेटा समझ में कुछ, तुम बताते नहीं हो कुछ। नेम द कंपोनेंट दैट बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन। आपको बताना ओपेरॉन से क्या चीज बाइंड करती है, एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। मतलब ओपेरॉन पर क्या चीज जाकर के बाइंड कर जाती है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता है, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता। क्या चीज बाइंड करती है ऑपरेटर पर जाकर के, रिप्रेसर प्रोटीन तो बाइंड करती है ना, वही तो बाइंड करती है, तो रिप्रेसर इसमें हो गया ये। ठीक, ये बताइए, पहला वाला फर्स्ट के बारे में बताइए, पहला वाला सही है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब बताया गया, डीएनए से आरएनए बनना, वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन द डीएनए, डीएनए में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है डिफाइंड प्राइमरीली बाय 3 रीजन्स, उसमें 3 हिस्से होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, ये भी, और एक्सप्लेनेशन भी है इसका। ठीक है, किस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था फास्फोरस 32 सल्फर 35 लेकर के, तो हर से चेज में, समझ में आया। ये बताइए, आरएनए अनस्टेबल होता है, सही है, म्यूटेशन फास्ट होगा, ये भी सही है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बन सकती है, हैंस इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। इस पॉइंट से आरएनए बेटर माना जाता है। लास्ट में बुक में लिखा गया लाइन ना कि आरएनए किस पॉइंट से अच्छा है, डीएनए तो अच्छा है आरएनए से, लेकिन आरएनए भी तो किसी क्वालिटी है, तो ये वाली क्वालिटी की वजह से आरएनए अच्छा होता है, डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, दोनों सही है। कितने क्वेश्चन हो गए देखिए, हाँ
12 से 13 क्वेश्चन कम से कम बता रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आता है। कुछ ईयर के ऊपर है, किसी ईयर में ज्यादा आ जाएगा, कभी कम पूछा जाएगा। हाँ, और ये उतना कठिन, जैसे अब देख रहे हैं आप, अगर आप ढंग से पढ़ लीजिए तो ऐसा कुछ नहीं है। इंड्यूसर फॉर लैकोपेरोन में इंड्यूसर क्या होता है? लैक्टोस शुगर। ठीक है, सही हो गया ये बताइए। हर्शे एक्सपेरिमेंट में आपको स्टेटमेंट बताना है सही। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन आ गया, अब देखिए इस पर ध्यान समझिएगा, इसको बताइए क्या होगा इसका। वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेन्ड द रेडियोएक्टिव डीएनए। जिस वायरस को ग्रो कराया गया ऐसे मीडियम में जहां रेडियोएक्टिव फास्फोरस था, उस वायरस में डीएनए रेडियोएक्टिव हो गया। ये सही है। अगर वायरस को ग्रो करा रहे हैं रेडियोएक्टिव फास्फोरस में, तो डीएनए रेडियोएक्टिव हो जाएगा वायरस का कि नहीं होगा? हाँ, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हाँ, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस चला जाएगा तुरंत डीएनए में। सही। वायरस ग्रोन इन द रेडियोएक्टिव सल्फर। वायरस को जब रेडियोएक्टिव सल्फर में ग्रो कराते हैं तो उसकी प्रोटीन में, वायरस में जो बाहरी प्रोटीन है वो रेडियोएक्टिव बन जाती है। प्रोटीन में क्या चला जाएगा? रेडियोएक्टिव फास्फोरस चला जाएगा, सल्फर चला जाएगा। ठीक है, ये भी सही है ना? वायरस ग्रोन इन द रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेन द रेडियोएक्टिव प्रोटीन। वायरस को जब ग्रो कराया जाता है एक ऐसे मीडियम में जहां फास्फोरस है, तो उसमें प्रोटीन जो हो जाती है रेडियोएक्टिव। ये गलत है, ये डीएनए होता है केवल। वायरस ग्रोन इन द रेडियोएक्टिव सल्फर, ये भी गलत। वायरस ग्रोन ऑन द रेडियोएक्टिव प्रोटीन कंटेन द रेडियोएक्टिव डीएनए। वायरस को जब ग्रो कराया जाता है रेडियोएक्टिव प्रोटीन में, ये तो सरासर गलत है कि प्रोटीन में कहां से ग्रो करा देंगे। ठीक है, तो पहला वाला और दूसरा वाला है ना, सेकंड सही है। ए और बी यही सही है ना? ये बताइए जेनेटिक कोड्स। अब देख रहे होंगे एक चीज आप, जेनेटिक कोड से लैकोपेरोन से ज्यादा सवाल आपको दिख गया, ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। कोडॉन इज पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक जानते हैं क्या होता है? इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस होती है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको पहचानता है। ठीक है, तो कोड जो होता है जेनेटिक कोड, वो पैलिंड्रोमिक होता है कि नहीं होता है? कैसे होता है बताइए? पैलिंड्रोमिक जानते हैं? ये बता दो। पैलिंड्रोमिक में बता रहा हूं क्या होता है, ये देखिए। GAATTC, GAATTC। ठीक, इधर से पढ़िए सेम, इधर से पढ़िए सेम, ये है पैलिंड्रोमिक। ठीक है, लेकिन जेनेटिक कोड जो होता है वो तो सिंगल स्ट्रैंड है। अभी जेनेटिक कोड जब लिखा जाता है तो उसमें क्या लिखते हैं आप? AUGCAA। कहां, यहां कहीं पैलिंड्रोमिक आ रहा है? कहीं ऐसा आ रहा है कि रिपीट हो रहा है कोई चीज और वो इन्वर्टेड वे में रिपीट किया जा रहा है? इधर और इधर सेम, इधर से पढ़ो फिर इधर से पढ़ो सेम आ जाए? नहीं हो रहा ना, पैलिंड्रोमिक नहीं होता है। देखिए कहीं मिले, कहीं लिखा हुआ है ऐसा क्या? नहीं होगा। इसमें वो जानते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बायोटेक्नोलॉजी में मिलेगा ये। बायोटेक्नोलॉजी में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस साइट को पहचानता है वो साइट पैलिंड्रोमिक होती है। ये पूछ रहा है जेनेटिक कोड के बारे में। तो जेनेटिक कोड तो आरएनए में मिलता है, देखने को कहां मिलता है? आरएनए में। ठीक है, तो आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया पहला। ये बताइए यूजीए इनिशिएटिंग कोडॉन होता है, यूजीए टर्मिनेटिंग है। द कोडॉन इज अनएम्बिगुअस। सही है, अनएम्बिगुअस तो होता है ना, और स्पेसिफिक होता है। मतलब कोडॉन एक विशेष अमीनो एसिड को कोड करता है। कोडॉन इज नियरली यूनिवर्सल, ये भी सही, सब लिखा है। पहला रॉन्ग हुआ, पूछा कौन सा सही है, तो सही में सी हो गया और डी हो गया। ठीक है, और सी और डी वहां है। ठीक है, सी और डी सही है इसका। आगे बताइए। यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड। सही है। हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, इनएक्टिव होता है। ठीक, रॉन्ग हो गया। पूछा क्या है?
करेक्ट, तो पहला वाला करेक्ट हुआ। हिस्टोन ऑक्टोमर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, सही है। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, सही है। और ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए, 400 बेस पेयर का डीएनए रैप करता है, 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर, ठीक है। अब सब पता लग गया होगा, ये सही है, ठीक है, और ये सही है, और इसके बाद में तीसरा ए, सी और डी, ठीक। ये बताइए, इसका बताइए। बोल रहा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए टू द प्रोटीन बिगिंस एज सून एज। जो ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है मैसेंजर आरएनए की मदद से होती है, वो चालू होता है, बिगिंस होता है। एज सून एज कब चालू होता है, कब प्रोटीन सिंथेसिस चालू हो जाती है। अब बताइए, द टीआरएनए इज एक्टिवेटेड, जब टीआरएनए एक्टिवेट हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, एंड लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम एनकाउंटर द एमआरएनए। इसका मतलब बताइए, इस लाइन का मतलब, जैसे आंसर लाइनों का मतलब भी तो समझ में आना चाहिए आपको। एनकाउंटर का मतलब गोली मारना नहीं है यहाँ। क्या है एनकाउंटर यहाँ? टीआरएनए एक्टिवेट हो जाता, सही। सबसे अच्छा, प्रोटीन बनते समय सबसे पहला काम कौन सा होता है? सबसे पहला काम बताइए, सबसे पहले होता क्या है? राइबोसोम आकर के जुड़ेंगे कि एमआरएनए, क्या चीज सबसे पहले होती है? सबसे पहले अमीनो एसिड एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेशन एटीपी की मदद से। उसके बाद चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होता है, टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड जुड़ेगा, और क्या उसके बाद जो अब बोल रहा है कि आरएनए एक्टिवेट हो जाता है, ये सही है। लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम इनकाउंटर एमआरएनए, इसका मतलब, हाँ बताइए। राइबोसोम की जो बड़ी वाली यूनिट होती है वो एमआरएनए को एनकाउंटर करती है। ये देखिए, छोटी वाली यूनिट एनकाउंटर करती है। राइबोसोम में छोटी वाली यूनिट नीचे होती है ना, वही तो एमआरएनए पर एनकाउंटर करती है। मैसेंजर आरएनए उसी के ऊपर तो जुड़ता है, करके नहीं जुड़ता है। यहाँ एनकाउंटर का मतलब अटैच करना है, ठीक है, अटैच करती है। छोटी वाली यूनिट मैसेंजर आरएनए से जुड़ता है, बड़ी नहीं जुड़ती है। उसके संपर्क में कौन आता है? छोटा यूनिट। यहाँ लार्ज जो है वो गलत कर दिया है। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर द एमआरएनए, ये सही है। छोटी वाली यूनिट, लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, ये गलत। वो सब यूनिट, ये गलत। दोनों सब यूनिट नहीं करते हैं, एक साथ नहीं, पहले छोटा, इसके बाद तब बड़ा आएगा। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बताया था आपको, वो किस चीज का आधार है? किस चीज का आधार है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसी पर तो आधारित है ना। और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में होता क्या है? रिपीटेड सीक्वेंस पढ़ते हैं उसमें, होता है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लेकिन दो ऑप्शन दिया गया, बोथ डीएनए जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जेनेटिक मैपिंग का भी आधार है। जेनेटिक मैपिंग, जेनेटिक मैपिंग जानते हैं क्या होता है? जीन की सीक्वेंस पता लगाना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यही तो किया गया था, पहला लाइन तो यही लिखाया था मैंने ना, कि सीक्वेंस पता लगाई जाती है। तो आप डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है, अगर ये नहीं रहेगा, सोचिए डीएनए इनके डीएनए उनके डीएनए में कोई अंतर ही नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म है ये नहीं है, तो क्या हम पागल हैं कि डीएनए को सीक्वेंस करेंगे? कोई मतलब ही नहीं है। हम क्यों इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाए हम, और क्यों सीक्वेंस करेंगे? सीक्वेंस किया जा रहा है ये देखने के लिए कि दो लोगों के डीएनए में अंतर है कि नहीं, अंतर होता भी है। तो पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, इसी वजह से तो सीक्वेंस किया जा रहा था, यही पता लगाने के लिए ना, कि कोई अंतर है कि नहीं है। तो अंतर होता है, तो ये भी है इसमें, ये भी है। फिंगरप्रिंटिंग में भी यही काम किया जाता है, मैच कराया जाता है डीएनए को। और मैपिंग जो करते हैं उसमें सीक्वेंसिंग करते हैं, ठीक। दोनों सही है। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ये आंसर को हो सकता है ये ऐसे मिल जाए आपको, नोट कर लीजिएगा कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेस ऑफ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप केवल इतना ही जान रहे हैं अभी, दोनों को नोट कर लीजिए। अब देखो, ये देख रहे हैं बुक में, सारी चीजें बुक में लिख डालो।
ठीक है, कहीं जगह बचने ना पाए। ये देखो पूरी बुक पे भरे जा रहे हैं रख करके, कबाड़ा कर दिया एकदम बुक को रख करके। हाँ, अगर बुक में लिखना ही है ना तो इतना सुंदर सुंदर लिखिए कि देखने ऐसे नहीं कि पता लगा कूद के यहाँ लिख दिए, कूद के यहाँ, ऐसे नहीं, सुंदर। ये जो जगह छोड़ी गई है आप के लिए है कि छोटा छोटा लाइन में बढ़िया बढ़िया पॉइंट बना के लिखिए, अच्छा अच्छा पूरा एकदम लाइन से, तब सुंदर लगेगा। लेकिन जब इसको पढ़े रहेंगे तभी तो लिखेंगे। यहाँ पर ये तो खाली है, यहाँ आप लिख के क्या करेंगे? नोट कर लीजिए इसको। बढ़ाते हैं आगे, हो गया। अगली बार बायोमॉलिक्यूल जरूर पढ़ के आइएगा, सबसे मैं कह दे रहा हूं फिर। हाँ, ये बताइए, इफ ए जेनेटिसिस्ट, जेनेटिसिस्ट क्या होता है? जो जेनेटिक्स में इंटरेस्ट होता है, जिसको, जो जेनेटिक्स में ज्ञाता होता है, आनुवंशिकी का। यूज द ब्लाइंड अप्रोच, यही मैंने बोला था उस दिन। ब्लाइंड अप्रोच का मतलब आंख बंद करके। फॉर सीक्वेंसिंग होल जीनोम, पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग कर दी जाती है एकदम ब्लाइंड अप्रोच, बिना सोचे समझे। फॉलोड बाय द असाइनमेंट ऑफ फंक्शन टू डिफरेंट सेगमेंट मेथडोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस एनोटेशन। वही तो है, एक ब्लाइंड अप्रोच है। उसमें पूरे जीनोम को आंख बंद करके सीक्वेंस कर दिया जाता है, वो सोचा नहीं जाता है। ठीक है, हो गया ये। बताइए इसको। हाँ हाँ, तो सीडीएनए वो उस वाले में बनता है, किसमें? सीक्वेंस एनोटेशन के पहले जो ईटीएस वाली टेक्निक है, एक्सपेरेंस सीक्वेंस टेक्स, उसमें आरएनए की आप सीक्वेंसिंग करते हैं, वही पार्ट सीक्वेंस किया जाता है, इससे कुछ बनता है। तो आरएनए से पहले डीएनए बनाते हैं, तब डीएनए को सीक्वेंसिंग करता है, आरएनए की नहीं कर सकते ना, बताया तो था उस दिन। सीडीएनए वही है। इसको बताइए, ये क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा ये समझ लीजिए। बोल रहा एक ई कोलाई स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब वैरायटी, स्ट्रेन का मतलब वैरायटी होता है। जैसे वायरस में बहुत सारे स्ट्रेन आ रहे थे, कोरोना वायरस में स्ट्रेन, स्ट्रेन वैरायटी होती है। ई कोलाई की एक वैरायटी है जिसमें एक आई जीन है, तो आई जीन होती है ना ई कोलाई में, अभी आपने लाइकोप्रोन पढ़ा था, आई जीन है। ठीक है, ये आई जीन, उसमें म्यूटेशन हो गया, इसमें क्या हो गया है? म्यूटेशन, चेंज हो गया कुछ। एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, मतलब इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है, जानते हैं जब किसी जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो या तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, और या तो बनेगा तो डिस्टर्ब बनेगा। ये चीज मैंने आपको जेनेटिक्स में बताया था कि अगर किसी भी जीन में म्यूटेशन होता है तो या तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, और बनेगा तो चेंज होके बनेगा, मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट बनता तो है, प्रोडक्ट ये बनता है, लेकिन वो बाइंड नहीं कर सकता है किससे? इंडिविजुअल से। प्रोडक्ट बताइए क्या बनता है जीन का? नॉर्मली रिप्रेसर ही तो बनता है, नहीं। और अगर लैक्टोज बाहर से मिला दिया जाता है, लैक्टोज क्या है? इंड्यूसर है ना। जब मिला देते हैं तो ये लैक्टोज इसकी शेप को क्या कर देता है? बिगाड़ देगा, और ये रिप्रेसर फिर यहां पर बाइंड नहीं कर पाता है, और लैकोप्रोन चालू हो जाता है, ऑन, एक्टिव हो जाता है। इतना जान रहे ना। तो ये कह रहा है कि अगर इस जीन में म्यूटेशन हुआ और एक ऐसा प्रोडक्ट बना कि वो प्रोडक्ट जो है इंडिविजुअल उसके साथ बाइंड नहीं कर सकता, रिप्रेसर बना तो है लेकिन ऐसा रिप्रेसर बन गया है कि कैन नॉट बाइंड टू द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल से बाइंड नहीं कर सकता है। तो बताइए, अगर मीडियम में आपने लैक्टोज मिला दिया है तो क्या लैकोप्रोन चलेगा कि बंद हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि अगर लैक्टोज मिलाया जाता है नॉर्मली तो इसके साथ बाइंड करता है, और ये जब बाइंड करेगा शेप बिगड़ेगी और यहाँ ये बाइंड नहीं कर पाएगा और लैकोप्रोन चालू हो जाता है, इतना। लेकिन कह रहा है कि अगर इसकी शेप बिगड़ गई है, ये चेंज होके आ रहा है, रिप्रेसर कुछ अलग किस्म का बन रहा है, और वो बाइंड भी नहीं कर पा रहा है किसके साथ? इंडिविजुअल के साथ। तो जब ये बाइंड नहीं करेगा
तो इसकी शेप क्या है, बिगड़ेगी नहीं, बिगड़ेगी नहीं शेप ना। तो शेप तो पहले से ही बिगड़ी हुई है, शेप तो पहले से ही डिस्टर्ब है ना, वो नॉर्मल रिप्रेसर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये रिप्रेसर जो बना है वो नॉर्मल नहीं है, ये पहले से ही चेंज होके आया। अब चाहे लैक्टोज आप मिलाइए चाहे ना मिलाइए कोई मतलब नहीं है, लैक्टोपरन चालू रहेगा। लैक्टोज क्योंकि इसकी शेप पहले से ही बिगड़ गई, पहले से ही बिगड़ी हुई है, तो ये यहां बाइंड करेगा ही नहीं कभी। ये कह रहा है कि मीडियम में आपने लैक्टोज मिला दिया है तो क्या ये ओपरन चालू हो जाएगा, चालू तो रहेगा ही, क्योंकि इसकी शेप पहले से ही चेंज हो चुकी है। अब ये यहां बाइंड करेगा ही नहीं, नहीं करेगा बाइंड, तो लैक्टोज का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। फिर वो समझ में आ रहा ना। नॉर्मली होता क्या है कि अगर ये जीन सही रहती है तो रिप्रेसर बढ़िया वाला बनता है, और अगर बाहर से लैक्टोज आया तो इसकी शेप को बिगाड़ देता है और फिर ये यहां बाइंड नहीं कर पाता है और ओपरन ऑन हो जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि इसकी जीन ऐसी है जो म्यूटेशन हो गया, अब इसका जो प्रोडक्ट बना है वो ऐसा बना है कि इसके साथ ये बाइंड नहीं कर सकता है। इसका मतलब इसमें कुछ समस्या आ गई है, तो जब समस्या आ गई है तो ये क्या है, वहां बाइंड ये भी नहीं करेगा, वहां बाइंड ही नहीं करेगा, तो लैक्टोपरन क्या है, ऑन रहेगा। ट्रांसक्राइब्ड होगी जीन, जेड बाई ए जीन विल बी ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है। लेंथ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर। आपको कितने बेस पेयर है, अगर डीएनए की लंबाई 1.1 मीटर है तो उस डीएनए में लगभग कितने बेस पेयर होंगे? हाँ सोचिए थोड़ा सा, कैलकुलेशन नहीं करना है इसमें, सोचना है बस खाली थोड़ा सा। अगर 2.2 मीटर लंबाई तो 6.6 × 10⁹ होता है, डाटा है, तो आधा कर दीजिए 3.3 × 10⁹ होगा ना। ये चीज कहां देखने को मिले, हैप्लॉइड डीएनए, हैप्लॉइड कंडीशन में ये डाटा है ये, ठीक है। स्पर्म में इतना ही मिलेगा डीएनए, स्पर्म की डीएनए की लंबाई ये है 1.1 मीटर, ठीक है, समझ में आ रहा ना ये। तो ये आंसर होगा ये बी वाला, सेकंड वाला आंसर। ये बताइए, ये आपके ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ये टाइम लगेगा। वो जो क्वेश्चन बुक में दिया था कि ई कोलाई है, 10 ई कोलाई सेल है, देखिएगा यहां पर ई कोलाई कितनी है, 10 है। बुक में जो सवाल था वो एक का पूछ रहा था, अगर एक ई कोलाई सेल को 80 मिनट तक ग्रो कराया जाए तो कितने लाइट बैंड, कितने वो हाइब्रिड ये सब बनेंगे, है ना। N14 15 कितना बनेगा, 15 15 14 14 कितना बनेगा। लेकिन ये कह रहा है कि 10 ई कोलाई ले लिया आपने और 80 मिनट बाद 60 मिनट बाद आपको डाटा बताना है। तो मैं एक का आपको बता देता हूं, आप 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 ई कोलाई का, 60 मिनट का डाटा देखिए कैसे होगा। यहां देखिए ई कोलाई सेल, उसमें क्या है, नाइट्रोजन 15 आर इनक्यूबेटेड इन ए मीडियम कंटेंट। बोल रहा है ई कोलाई में नाइट्रोजन 15 है पहले से, उसको एक मीडियम में ग्रो कराया जाता है जिसमें 14 है। हाँ तो समझ रहे हैं ना, ई कोलाई सेल्स विथ 15 नाइट्रोजन डीएनए, 15 नाइट्रोजन वाला डीएनए के साथ हुई ई कोलाई है, उसको इनक्यूबेट का मतलब ग्रो कराया जाता है मीडियम में जिसमें N14 है 60 मिनट तक। अब बताइए हाउ मेनी सेल ऑफ ई कोलाई हैव डीएनए, टोटली 15। कितने ई कोलाई सेल में डीएनए 15 वाला जाएगा, कितने ई कोलाई में जाएगा? तो देखिए एक में अगर आप देखते हैं कि शुरुआत में क्या है, दोनों 15 वाला है ना, एक ई कोलाई सेल है, इसको 60 मिनट तक ग्रो कराइए तो 60 मिनट में क्या जाएगा, देखिए पहला 20 मिनट में क्या होगा 15, अब दूसरा कौन सा, ये 15 अलग हो जाएगा ना, दोनों अलग, 1 से 2 बनेगा सेल और 2 डीएनए। अगला डीएनए जाएगा 14 वाला, ध्यान रखिए क्योंकि किसमें ग्रो कराया जा रहा है 14 में। एक ई कोलाई ये रेडी, एक ई कोलाई ये 20 मिनट का डाटा हुआ। एक सेल से 2 सेल बनी, दोनों सेल में 15 14 15 14 आ गया। अब अगली बार 20 मिनट का फिर देखिए, 40 मिनट शुरुआत से देखेंगे तो 40 रहेगा, वो 40 मिनट का डाटा यहां से देखिए, ये इसमें हो जाएगा
15 ऊपर और ये 14, ये 14 और ये 14, ये इससे रेडी, ठीक है, और इससे हो जाएगा 15, 14 और दूसरा 14 और 14। ये आपका 40 मिनट का डाटा आ गया। एक बार और ले जाते हैं 60 मिनट शुरुआत से, ठीक। 60 मिनट में इससे दो बनाएंगे तो 15 हो गया और 14 और 14 और 14, ठीक है। ये इससे बन गया 14, 14, 14। किसकी संख्या बढ़ रही है? 14 वाले की संख्या देख रहे हैं, क्योंकि मीडियम में 14 रखा हुआ है। ये है 15, 14, 14, 14। इस वाले से ये दो बन गए, इससे मैं इधर बना रहा हूं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 बनेगा टोटल। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 60 मिनट में। अब 8 में पूछ रहा है एक सेल, एक का डाटा देख लीजिए, ऐसे 10 ग्रो कराया जाएगा। एक में देखिए क्या पूछ रहा है कि कितने सेल में, कितने इकोलाई में डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम, देखिए ध्यान से देखिएगा, कितने इकोलाई में डीएनए में पूरी तरीके से फ्री फ्रॉम नाइट्रोजन 15। इसका मतलब नाइट्रोजन 15 से पूर्ण रूप से मुक्त है, वो पूर्ण रूप से मुक्त है, मतलब 15 वाला नहीं है। इसका मतलब सब दोनों 14 वाला होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहेंगे तो एक तो 15 है ना। ये कह रहा है कि वो इकोलाई बताइए गिन करके, इसमें 15 हो ही ना, एक भी 15, तो इसमें कौन सा मिलेगा? एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 मिलेगा। 1 से 6 हुआ ना, और 10 से 60 आना चाहिए, 60 का आंसर आ रहा है, ठीक। 1 से 6 बन रहे हैं ना, जिसमें 15 है ही नहीं किसी में भी, टोटली फ्री है। समझ में आया? तो 1 से निकालेंगे 10 का डाटा आ जाएगा आपके पास। अब इसमें अगर दिमाग लगाएंगे कि 10 को एक साथ लेके चलेंगे तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। 10 को अगर एक साथ ले लिया तो इसको बताइए, अब जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, ठीक है। Which one of the following not a criteria of the genetic material? क्राइटेरिया नहीं है जेनेटिक मटेरियल का। ये आप कर ले जाएंगे, मैं बढ़ा सकता हूं इसको, ये आप कर ले जाएंगे। वो 4 प्रॉपर्टी दी गई ना, उसी से आंसर है ये। बढ़ा दें, कुछ समझने वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा, इसको मैं बढ़ा देता हूं, ये हो जाएगा। हाँ, ये आप कर लेंगे, इसलिए मैंने इसको बढ़ा दे रहा हूं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। किसने प्रूफ किया था डीएनए रेप्लिकेशन? सेमी कंजर्वेटिव, मिचेल्सन, स्टाल, ठीक। आगे बढ़िए। ये बोला है कि ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट, वो रिजल्ट किसके आधार पर था? कैसे ग्रिफिथ ने सोचा कि डीएनए है? तो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट था उनका, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन कन्वर्ट हुआ था, वही आंसर है इसमें। सबसे लास्ट वाली जो रिएक्शन थी ना, उसी के आधार पर तो उनका दिमाग घूम गया था कि क्या ऐसा हो गया। लास्ट वाला जो था वही आंसर, ठीक है। बढ़ जाएंगे आगे। ये बताइए, ये सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंटल, ये सही। मिचेल्सन स्टार रेडियोएक्टिव आइसोटोप, बताइए सही वाला लाइन सही है कि नहीं सही है, ये बताइए। मिचेल्सन स्टाल ने नाइट्रोजन 15 रेडियोएक्टिव आइसोटोप नहीं लिया था, रेडियोएक्टिव नहीं था, हैवी आइसोटोप था। नाइट्रोजन 15 वो रेडियोएक्टिव नहीं है, यही गलत हो जाएगा। ये लिखा रेडियो एक्टिव, वो हैवी आइसोटोप है। बुक में लिखा इट इज नॉट रेडियो एक्टिव, पढ़िए देखिए, रेडियो एक्टिव नहीं है। नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव नहीं है। ये गलत है, ठीक है। बढ़ जाए आगे। न्यूक्लियोसोम में 120 सही है, 120 बेस पेयर होते हैं। डीएनए 120 लगभग, हालांकि 120 नहीं है, 120 रॉन्ग है, वो 180 या 200 के आसपास ये रॉन्ग माना जाएगा। न्यूक्लियोसोम सीन ये सही है। बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, ये लाइन लिखा है। डीएनए रैप्ड अराउंड द पोस्ट विद चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म, ये भी सही है। न्यूक्लियोसोम इज रिपीटेटिव यूनिट ऑफ, ये बताइए इसको। लास्ट वाला बताइए, लास्ट वाला बताइए। पहला रॉन्ग है, 120 नहीं होता है, 200 बेस पेयर डीएनए रैप करता है। लास्ट वाले के बारे में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम रिपीटेटिंग यूनिट है क्रोमैटिन का। अरे यही तो बार बार रिपीट करता है, न्यूक्लियोसोम नहीं करता है। हमारे बॉडी का रिपीटेटिंग यूनिट क्या है? सेल है। तो क्रोमैटिन जो बनता है, ये देखिए, एक ये
यही तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है, यही चीज तो बार बार रिपीट कर रही है, नहीं कर रही है? और यही तो रिपीट करता ना। ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ये पूरा क्रोमेटिन हो गया। पहला वाला इसमें रॉन्ग है। ये बताइए, ये कुछ कैलकुलेशन वाला है, जल्दी से बताइए इसको। डीएनए का एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड डीएनए में कितने स्ट्रैंड? दो। एक स्ट्रैंड की मैं ये बोल रहा, आपको बताना कॉम्प्लीमेंट्री में कितना परसेंटेज जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? डीएनए के एक स्ट्रैंड में डाटा दिया गया है कि एडेनिन थाइमिन जो भी है, ये वाला डाटा। अब आपको बताना है इसका जोड़ीदार जो स्ट्रैंड होगा उसमें कितना परसेंटेज में एडेनिन थाइमिन रहेगा। बताएंगे? यहां से देखिए, एडेनिन 15% है, तो बताइए थाइमिन दूसरे वाले स्ट्रैंड में ए के सामने क्या रहेगा? बताइए, टी रहेगा ना। तो 15% टी जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ ए 15%, तो सामने वाले में जो टी रहेगा 15 जगह पर, अगर ए है तो नीचे वाले में 15 जगह पर टी जाएगा। ठीक, थाइमिन 15% है, इसमें ऊपर वाले स्ट्रैंड में थाइमिन कितना? 15 जगह पर है। नीचे वाले में भी एडेनिन रहेगा, आपकी क्या रहेगा? एडेनिन 15%। ग्वानिन 40% है, तो यहाँ ग्वानिन की जगह साइटोसिन रहेगा 40% में। 40% साइटोसिन और 30% साइटोसिन, तो यहाँ रहेगा ग्वानिन 30%। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा ना। आ रहा है? आ रहा नहीं? ठीक, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर नहीं आ रहा तो बताइए। कॉम्प्लीमेंट्री पूछा गया है कि सामने वाले स्टैंड में परसेंटेज बता दीजिए आप। तो ये बेस पेयरिंग रूल है ना, चारगाफ वाला, उसी के आधार पर है। जिसको नहीं आया वो बताइए, फिर से बता सकता हूं। ये बताइए, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल? लाइट एंड हाइब्रिड मिचेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट में अगर 60 मिनट तक का आप डाटा लेते हैं, 60 मिनट में, तो लाइट और हाइब्रिड बैंड का रेशियो बताना है आपको। लाइट और हाइब्रिड बैंड। अच्छा, लाइट का मतलब क्या है, हाइब्रिड का मतलब क्या, यही बता दीजिए तो आंसर हो जाएगा। लाइट बैंड और हाइब्रिड बैंड 14 दोनों 14 अगर है तो ये लाइट है। हाइब्रिड का मतलब एक 14 और एक 15 है, और हैवी है तो दोनों 15 वाला है। ठीक, अब आप निकाले जाएंगे 60 मिनट बाद कितने 14 है, कितने 14-15 का रेशियो बताना है दोनों का। आपको उसमें से उसको हटा देना है, 15 वाले को हटा देना, ये नहीं रखना है। हाँ, 75-25 जो भी जाएगा। ठीक है, ये वाला शायद समझ में आया? हाँ बताइए। मैं देखिए वो कैलकुलेट मैंने नहीं किया है। हाँ हाँ, देखिए हम ये कह रहे हैं कि जब आप बना के देखेंगे लास्ट में जाकर के, अभी मैंने बताया था ना, तो आप बना के देखना पड़ेगा उसको। आप बना के देखिए कितना आ रहा है, टोटल काउंट करिए कितने टोटल स्टैंड आए। ठीक है, टोटल अभी मैंने कितना गिना था? 2 4 8 6 कहां था? अच्छा, वो 80 मिनट का डाटा हमने निकाला था, 80 मिनट का। ठीक है, 1 से 2 बनेगा, 20 मिनट बाद 1 से 2, फिर 4, फिर 8, टोटल 8 आएगा। 60 मिनट बाद कितने बनेंगे? अरे बना के देख लो जी। 60 मिनट पूछ रहा है। देखिए मान लीजिए कौन सा जो भी है, यहाँ पर 15 है। ठीक है, इससे बनेगा 15 14 1 मिनट बाद दो बनेगा, 1 से, सॉरी 20 मिनट बाद। अगले 40 मिनट बाद कितना बनेगा? 4, और फिर कितना बनेगा? 8। तो 16 कहां से आ गया? कहां से 16 आ गया जी? 20 मिनट बाद 2, अगले 20 मिनट बाद 4, और अगले 20 मिनट बाद 8। 8 में रेशियो निकालना है आपको, कितना लाइट है कितना हाइब्रिड है टोटल में से। 8 टोटल बनेंगे। लाइट गिन लीजिए, अगर मान लीजिए 2 लाइट आ रहे हैं तो 2/8 परसेंटेज निकाल लीजिए 100 से मल्टीप्लाई करके। अगर 2 लाइट आ रहे हैं गिन करके टोटल 2 का मतलब
ये एक माना जाएगा, ठीक है, एक माना जाएगा और ये दूसरा माना जाएगा, तो 2 हो गए। ऐसे गिन लीजिए, टोटल में से टोटल 8 रहेंगे, डिवाइड करके परसेंटेज बना लीजिएगा, ठीक, आ जाएगा जी। इसके लिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि टाइम लगेगा और ये आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, नहीं आएगा तो हमको बताइएगा। डीएनए मॉलिक्यूल इज शॉर्टेंड बाय 25 बेस पेयर, हाउ मेनी हेलिकल टर्न्स, ये बताइए। एक डीएनए मॉलिक्यूल है, उसमें 25 बेस पेयर हैं, ठीक है। शॉर्टेन का मतलब एक जगह पर है। हाउ मैनी हेलिकल टर्न्स विल बी रिड्यूस टू फॉर्म इस स्ट्रक्चर, कितने हेलिक्स टर्न बनेंगे। तो एक टर्न जब घूमता है डीएनए तो कितने बेस पेयर रहते हैं, 10, और 25 बेस पेयर अगर हैं तो कितना टर्न डीएनए, कितने हेलिक्स बनेंगे। हेलिक्स समझ रहे हैं ना, ये देखिए 2.5 आएगा ना, 25 में एक में 10 है तो 20 फिर आधा होगा, 2.5 आंसर होगा इसका। ये बताइए, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ जाते हैं, देख रहे हैं अभी जो देखिए, आपको छोड़ते जाइए। कैटलाइज पॉलीमर, ये बताएंगे। ये सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सबको समझ में आ रहा ना ये, ठीक। ये बताइए, डाटा बुक में है, ये बुक से डाटा है, सीधे सीधे है, कोई समस्या नहीं है। हाँ ये बताइए, थोड़ा सा ये समझने वाला क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा सोचने वाला है, और जो इसका आंसर बता लेगा उसका मतलब उसको कुछ समझ में आया है। आप पहले आंसर बता दीजिए, फिर मैं पढ़ के आंसर बताता हूं। आ रहा समझ में क्वेश्चन, समझा दें, नहीं आ रहा ना समझ में, ठीक। आपके हिसाब से सेकंड वाला सही, आप क्वेश्चन समझ लीजिए। डीएनए कंटेंट सल्फर इंस्टेड ऑफ फास्फोरस। अगर सोचिए डीएनए में सल्फर के स्थान पर, सल्फर डीएनए में होता है कि नहीं होता है, सॉरी फास्फोरस के स्थान पर अगर डीएनए में क्या होता, सल्फर होता इंस्टेड ऑफ फास्फोरस। डीएनए में फास्फोरस ना होकर के अगर सल्फर होता तो, और प्रोटीन में फास्फोरस होता सल्फर के बजाय, उल्टा हो जाता दोनों। होता क्या है, डीएनए में फास्फोरस होता है और सल्फर कहां होता है, प्रोटीन में। अगर ये उल्टा हो जाता सिस्टम तो तब बताइए व्हाट वुड बी द आउटकम, का मतलब रिजल्ट ऑफ हर्शे-चेज। तब हर्शे-चेज का रिजल्ट क्या होता, तो सोचिए, यहीं पर देख लीजिए, एक मिनट, इसी को आप देखिएगा इस तरीके से। ये बैक्टीरिया है, यहां प्रोटीन है, प्रोटीन में क्या रहता है, सल्फर रहता है ना। ये कह रहा है कि इसकी जगह फास्फोरस होता, ठीक। डीएनए में क्या रहता है, फास्फोरस, क्या होता है, सल्फर, उल्टा कर देता है अगर मान लीजिए। अब बैक्टीरिया के अंदर क्या जाता, तो ये बैक्टीरिया के अंदर तो प्रोटीन तो कभी जाता नहीं है, डीएनए जाता, तो बैक्टीरिया के अंदर सल्फर रहता, डीएनए में क्या रहता, सल्फर। बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए जाता उसमें सल्फर रहता, अगर ऐसा होता तो। समझ में आया, जाता क्या है, डीएनए तो जाता ही है, होता क्या, फास्फोरस होता है एक्चुअली में, लेकिन अगर उल्टा होता तो सल्फर जाता। अब आंसर देखिए, नो रेडियोएक्टिव सल्फर इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कोई भी सल्फर नहीं होता रेडियोएक्टिव वाला, तभी तो होता सल्फर। देखिए अगर उल्टा होता तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियोएक्टिव सल्फर होता, ठीक है। पूछा क्या इसने, हाँ या ना, कौन सा सवाल पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द आंसर पूछ रहा है, कौन सा सही होना चाहिए, ठीक है। बोथ रेडियोएक्टिव सल्फर एंड फास्फोरस इन द बैक्टीरिया, में सल्फर भी मिलता है फास्फोरस, तो फास्फोरस नहीं, एक ही चीज मिलती है अंदर, क्योंकि ये प्रोटीन का कवर तो बाहर ही रह जाता है, तो बाहर रह जाएगा आपका क्या चीज, फास्फोरस, और अंदर क्या पहुंच जाएगा, सल्फर। ये तो गलत हो गया। रेडियोएक्टिव सल्फर इन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सल्फर पहुंचता, हाँ ये सही है, ये सही है।
पहला गलत हो गया, नो रेडियोएक्टिव नहीं, सल्फर रहेगा बैक्टीरिया में, और फास्फोरस ये गलत, तो ये वाला सही है आंसर। समझ में आया? ठीक, ये बता देंगे, बहुत आसान चीज। आपका मैसेंजर आरएनए में कोडॉन ये है, आपको सीक्वेंस ऑफ द एंटी कोडॉन ऑफ द टीआरएनए, टीआरएनए का एंटी कोडॉन बताना है। बताइए, मैसेंजर आरएनए में लगा हुआ है यूएसी और लिख रहा है 5 और 3, ये आसान है, यू के हिसाब से आरएनए है ये भी, तो ये के स्थान पर क्या जाएगा, ए यू जी, ठीक है, ए यू जी रहेगा। आंसर क्या होगा, ए यू जी, ठीक। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर इसी चीज को चेंज करके आंसर में ये लिख देता 3AUG, तो आंसर सही होता कि नहीं होता? अगर इसको वो लिखता कि 3 और AUG, आप तो कह रहे हैं UG ऑफ 5, ये सही है कि नहीं सही है? क्यों नहीं सही है वाला बताइए, सही नहीं है, ये क्यों नहीं सही? लेकिन ये टर्मिनल भी देखना है, ए किसकी डायरेक्शन में है, 5 डायरेक्शन में। देखिए आरएनए में इधर 5 इधर 3 होता है ना, ये आप खींचिए इसको यहां से ले जा करके, तो ए किस साइड में आ रहा है, 5 डायरेक्शन में, 3 वाली साइड में क्या है, जी आ रहा है, ये भी तो ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा रेप्लिकेशन, ये तो आसान चीज होगी। ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया खाली जगह में क्या भरा जाएगा, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिफरेंस इन द सम स्पेसिफिक रीजन बताइए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंस पता लगाते हैं सम स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस का, वो क्या चीज है, पॉलीमॉर्फिक डीएनए है कि रिपीटेटिव डीएनए पहचानते हैं हम लोग, रिपीटेटिव डीएनए पहचानते हैं कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पहचानते हैं, ये फिंगरप्रिंटिंग की बात हो रही है। फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग रिपीट सीक्वेंस का नंबर ही तो गिनते हैं, VNTR वही तो है ना। सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए वो दो टाइप का है, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट होता है, ठीक है। और एक ये है रिपीटेटिव डीएनए हो गया। तो हालांकि देखिए पहचानते तो रिपीटेटिव डीएनए है, लेकिन रिपीटेटिव डीएनए को ही सैटेलाइट डीएनए भी तो बोला जाता है, तो ज्यादा सही आंसर उसमें रिपीटेटिव डीएनए होना चाहिए। जो बुक में लिखा गया है बार बार इसी का टर्म जिक्र किया जाता है, क्या चीज, रिपीटेटिव डीएनए को जिक्र किया जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक। आगे बढ़िए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इसको बताइए एक सही स्टेटमेंट इसमें से। कोडिंग स्ट्रैंड इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू mRNA। कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, वो कॉपी होता है mRNA में, कॉपी होकर के mRNA बनाता है। कॉपीड होता है mRNA में कि नहीं होता है? कैसे होता है जी, अब तक क्या जान रहे हो यही? हाँ, कोडिंग स्ट्रैंड कहाँ कॉपी होता है? अरे टेम्पलेट कॉपी होकर के आता है, कोडिंग तो सेम होता है mRNA के, mRNA के सेम कोडिंग होता है, कॉपी जो होता है वो कौन सा होता है, टेम्पलेट, ये वाला कॉपी नहीं होता ना, रॉन्ग हो गया ये। स्प्लिट जीन मैनेजमेंट प्रोकैरियोट में देखने को मिलता है, यूकैरियोट में। स्प्लिट का मतलब एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, ये आपको स्प्लिट कहाँ मिलता है, यूकैरियोट में। दोनों गलत। कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेड द 3 नहीं 5, किस पर, 5 पर। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद द रो फैक्टर टू टर्मिनेट, ये सही है, ये सही है, यही सही है, ठीक है। आ रहा है ये थोड़ा सॉल्व करने वाला है, इसको बताइए। मैं लिख रहा हूं एडेनिन कितना परसेंटेज है, 30%। आपको थाइमीन बताना है परसेंटेज में, गुआनिन बताना है और साइटोसिन बताना है। तो एडेनिन 30 है,
तो जाहिर सी बात है थायमिन कितना होगा 30%, क्योंकि जहां जहां एडेनिन वहां वहां सामने सामने थायमिन रहेगा। अगर 50 जगह एडेनिन है तो 50 जगह थायमिन बराबर चलेगा। ठीक है, तो जब ये दोनों मिला के 60 हो गया तो बचा कितना 40, तो 40 में ये दोनों रहेंगे, 20-20 रहेंगे ना, इसलिए। इसको बताइए, प्रोटीन बनाने के लिए कौन से आरएनए की जरूरत नहीं पड़ती है? कौन सा आरएनए नहीं जरूरत है? एसआई नहीं है, एसएन आरएनए अलग चीज है। एसएन जरूरत पड़ती है, एसएन आरएनए जरूरत पड़ता है वो काटने के लिए। ठीक है, ये एसआई है। एसआई आरएनए कहां पढ़ेंगे आप, बता दो कहां पढ़ेंगे? ये जो आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, उसमें ये जीन साइलेंसिंग एक टॉपिक है, जीन साइलेंसिंग है, वो एसआई आरएनए कराता है। ठीक है, वहां पढ़ेंगे ये वाला। ये बताइए, विच ऑफ द प्रोकैरियोट में कौन सा एंजाइम ऐसा है जो सारा काम करता है? टोटल काम, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन सब कर देता है। आरएनए पॉलीमरेज। जबकि आपको यूकैरियोट में जब जाएंगे तो वहां आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो डीएनए डिपेंडेंट है आरएनए पॉलीमरेज, आंसर हो गया। एक लास्ट पेज और देखेंगे, ये वाला लास्ट पेज। ठीक है, बताइए, इसको रॉन्ग बताना है आपको। स्टोन आर रिच इन द अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। चाउमीन नहीं है वो, लाइसिन आर्जिनिन है। चाउमीन कह रही है, चाउमीन याद आ गया इसको। ज्यादा खाती हो क्या? अरे कोई बात नहीं, ऐसे मजाक होता और कैसे होता है, बताइए। ठीक है, आगे बताओ जी। अच्छा, कुछ लोग ना यूट्यूब में पढ़ाते पढ़ाते चाउमीन खाने लग जाते हैं, देखे हो ना? नहीं देखे हो? हाँ, पीडब्ल्यू वाले में देखेंगे, वो एक आता है, वो जो है वहीं दही खाएगा बैठ कर, रात में जब क्लास चलती है 9 की, एक और रोटी का टुकड़ा ले लेगा, ऐसे फोल्ड कर लेगा, ऐसे चबाएगा रख करके। ऑनलाइन वाले में ये सब काम करते हैं। रात में अगर 2 बजे पढ़ा रहे हैं ना वो, तो उसी में नाश्ता भी उनका चलता रहता है। उनका अगर बस चले तो उसी में नहा लें, उसी में, ठीक है, ब्रश भी कर ले आकर के। क्यों? सारा काम करते रहते हैं उसी में। बताइए, ये सही है, स्टोन आर रिच इन द अमीनो एसिड लाइसिन, ये सही है। और स्टोन कैरी ए पॉजिटिव चार्ज इन साइड चेन। स्टोन में, स्टोन जो कि प्रोटीन है, उसकी जो साइड चेन होती है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। सही, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है ना ये, तो साइड चेन में तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा यार, सी बात है। स्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म 8 मॉलिक्यूल, 8 जुड़ करके 8 स्टोन, ये भी सही है। स्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड 10, ये गलत है, रॉन्ग पूछा है। ठीक है, ये बताइए, हाँ, कोडॉन एयूजी मीथ्योनाइन फिनाइलएलानाइन को कोड करता है? नहीं पूछा, ये गलत है। ए बोथ कोड फॉर द अमीनो लाइसिन। लाइसिन का आप देखना पड़ेगा, टेबल में चेक कर लीजिए। हाँ? पहला तो रॉन्ग है, पहला रॉन्ग है, दूसरा सही होगा ना, तो टिक कर लीजिए। लाइसिन वाला रट लीजिएगा, लाइसिन का ये दोनों वाला आप रट लीजिएगा। समझ में आया? अरे ये मैं एयूजी की बात कर रहे हैं, एयूजी ये पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला सही। ठीक, तो आप इसको रट लीजिएगा कि दोनों क्या है, ये लाइसिन को कोड करते हैं। समझ में आ रहा है? कौन सा एंजाइम है जो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर डीएनए हेलिक्स को ओपन कराने में मदद करता है। डीएनए को खोलता है कब? जब आरएनए बनता है, जिस समय। तो याद रखिए, डीएनए हेलिकेज नहीं आंसर होगा, वहां हेलिकेज नहीं आता है। आरएनए पॉलीमरेज सारा काम करता है, A to Z।
डीएनए को खोलेगा भी, डीएनए से आरएनए भी बनवाएगा, सारा काम उसी के अंडर में चलता है। ठीक है, तो पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज आंसर, हेलिकेज नहीं आता वहां। ये तो सीधा सीधा 2.2 मीटर आंसर दिया है ना, ये तो बुक में दिया है कि अगर इतना है, दो बेस के बीच की डिस्टेंस इतनी है, टोटल बेस इतना है, कैलकुलेशन इतनी आती है ना, न्यूक्लियोसोम वाले टॉपिक में दिया है। ये बताइए, ये भी आसान होगा। एडेनिन पेयर विद द थायमिन थ्रू द, एडेनिन और थायमिन के बीच में कितना बॉन्ड? डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, समझ में आ रहा है। बाकी एडेनिन पेयर विद थायमिन थ्रू 1 ये गलत, 3 गलत। ये मैच करा ले जाएंगे आप। पॉलीमरेज, न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, ये बताइए थोड़ा सा। जो देखिए मैच में जो आपको आता है पहले वो मैच करा लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा सीधे सीधे करेक्ट। लेकिन मैच नहीं कर, सीधे सीधे करना है आपको, करेक्ट बताना कि इसके साथ ये है कि नहीं है, इसका जोड़ीदार ये है कि नहीं है, मैचिंग नहीं करनी है। पॉलीमरेज ये काम करता है नहीं, न्यूक्लियस ये काम करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए को तोड़ देता है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम न्यूक्लियस। तो ये कह रहा है सेपरेट द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट, वो तो हेलिकेज करता है। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस मेक द कट एट द स्पेसिफिक पोर्शन, स्पेसिफिक पोर्शन पर कट करने वाला एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस। लास्ट बताइए, लास्ट बताइए, लास्ट सही है कि नहीं सही है? लास्ट सही है आपके हिसाब से? पूछा गया है कौन सा सही होगा, इसके बारे में थोड़ा डाउट लग रहा है। एक्सोन्यूक्लियस तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर सुन लीजिए ध्यान से, बायोटेक्नोलॉजी वाला पढ़ेंगे, वहां 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है इंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो पढ़ते हैं आप, वो इंडोन्यूक्लियस है, वो डीएनए को अंदर से स्पेसिफिक लोकेशन पर काटता है, विशेष जगहों पर काटता है। एक्सोन्यूक्लियस तो बाहर से कट करता है, डीएनए को बाहर से काटता है, ये गलत हो गया है। ठीक है, ये सही है सबसे लास्ट में। ये फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन का पहला फेज क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप जब प्रोटीन बनती है तो होता क्या है? अभी मैंने बताया था, अमीनो एसिड का एक्टिवेशन। इसमें क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए, डीएनए को पहचानना, ये तो नहीं होता है। अमीनो एसाइलेशन, टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड का जुड़ना, इसके भी पहले एक होता है अमीनो एसिड को एक्टिवेट होना। रिकॉग्निशन ऑफ एंटीकोडॉन, ये गलत। बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए, ये गलत। जब वो वाला नहीं है ना जो बोल रहे हैं, तो उसके बाद तो ये आता ना, उसके बाद तो यही आता है, तो यही माना जाएगा। इसमें चारों में से यही माना जाएगा, अमीनो एसाइलेशन, टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड का जुड़ना सबसे पहला स्टेप। देखिए आप कह रहे हैं एटीपी नहीं जुड़ता, बता रहे हैं, ये आपका अमीनो एसिड है, इसके साथ एटीपी जुड़ेगा, इसको बोलते हैं नहीं, चार्जिंग नहीं है, चार्जिंग तो आ गया। ये है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाएंगे, इनको एनर्जी मिल गया, तो ये हो गया एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, पहला स्टेप। इसके बाद क्या है? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड एक्टिव हो गए हैं एनर्जी को लेकर के, उनके साथ टीआरएनए जुड़ेगा, टीआरएनए पर आकर के अटैच हो जाएंगे, और टीआरएनए क्या हो जाएगा? चार्ज। तो अमीनो एसाइलेशन का मतलब होता है कि टीआरएनए पर अमीनो एसिड का जुड़ना, अमीनो एसाइलेशन, अमीनो एसिड का जुड़ना टीआरएनए पर, अमीनो एसाइलेशन। क्योंकि सबसे पहला तो कहीं कहीं पर दोनों को मिला करके एक साथ बोल दिया जाता है, दोनों स्टेप को एक साथ जोड़ देते हैं। जोड़ते कैसे हैं? अमीनो एसिड प्लस एटीपी प्लस टीआरएनए मिलकर के क्या हो गया? अमीनो एसाइलेशन। तो इसीलिए ये मान लिया जाता है कि पहला स्टेप है, जब चारों में यही दिया है तो यही होगा ही। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन बताइए। 70 क्वेश्चन लगभग। न्यूक्लियन किसने दिया था टर्म? किसने दिया था? फ्रेडरिक मिशर ने, फ्रेडरिक मिशर सही है। ठीक है, उन्होंने न्यूक्लियन टर्म दिया था। फ्रैंकलिन एंड विलिकिंस क्या किए थे? तो डीएनए को डिस्कवर,
ठीक है। हाँ, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब जानते हैं? डीएनए की एक चेन जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं, डीएनए के चेन का नाम ही होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन है प्रोटीन की चेन का नाम। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए में नाइट्रोजन बेस लिंक्ड होता है, नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है इस तरीके से डीएनए का, उसमें नाइट्रोजन बेस देख रहे हैं, ये इधर देखिए, नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है। किसके OH के साथ जुड़ा होता है? किसके OH के साथ जुड़ता है? तो नाइट्रोजन बेस शुगर पर जो OH लगा होता है इसी के साथ तो जुड़ता है। पहले नंबर कार्बन पर जो OH होता है, फर्स्ट कार्बन पर OH, उसके साथ एडेनिन जुड़ जाएगा। तो कहाँ गया? फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, पहले कार्बन पेंटोज शुगर का। ठीक, इसका आंसर बताएंगे? ये विवादित क्वेश्चन था, ये आपका डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, बहुत बड़ा वाला। ये यहाँ पर जो दिया गया है, अगर इसके हिसाब से आप आंसर देखेंगे तो ये 18 दिया है ना, इसके हिसाब से आंसर 4000 आएगा। बुक में साफ बुक में पढ़िए क्या लिखा है, इसके बाद बंद कर रहे हैं हम। ये लाइन बुक में पढ़िए, ये आपको यहाँ दिया गया। एक्चुअली मैं नई वाली बुक में चेंज देखिएगा, चेक करके। कहाँ गया जी? तुम लोग जानते नहीं कहाँ पर है ये। कोलाई में कहीं कहीं है, कहाँ दिया है? यहाँ है। ये 4.2 ये है, कहीं गया? 200 ये दिया है। कैसे में कैलकुलेशन ये नहीं आएगी। अच्छा, इसका आंसर आप कोई खोज के लेके आइएगा। इसका आंसर खोजिएगा, 4000 आंसर होना चाहिए इसका आंसर, 4000, लेकिन बुक ने एनसीईआरटी ने 2000 लिखा है। आप इसका आंसर ढंग से खोजिएगा कि 2000 अगर है तो कैसे है, और हमको भी बता दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है? बुक में 2000 लिखा गया है लेकिन आंसर होगा 4000 इसका। जानते हैं जो 2000 ये 2000 कैसे आएगा? 38 होना चाहिए, 18 की जगह 38 लिखा रहता, 38, तो आंसर 2000 आएगा। 18 मिनट की जगह अगर 38 मिनट लिखा रहेगा तो आंसर आएगा 2000। तब तो ये आप देखिएगा, बताइएगा इसको तो कैसे ये 2000 सही है। ठीक, थोड़ा हम भी जानेंगे, बाकी अगली बार पढ़ के आएंगे बायोमॉलिक्यूल।